इस वक्त हम लोग मीर जुनैद के साथ जा रहे हैं क्योंकि एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये इस वक्त हॉट सीट लंगेट से लड़ रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे। एक जो इनकी स्पीच थी उसमें जिन लोगों को टारगेट किया गया उसके बारे में कि क्या चाहते हैं वो और लोगों को क्या दर्शाना चाहते हैं, उनका क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, और दूसरा ये कि जिस तरह का खैर मकदम इन्हें किया जा रहा है, इन्हें इस इलेक्शन से क्या उम्मीद है। जैसे पहले तो आपका शुक्रिया सर, हमें टाइम देने के लिए। इतना बिजी शेड्यूल है, रात के वक्त हम लोग चल रहे हैं। यहीं से शुरू करूंगा। जिस दिन आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा उस दिन भी बहुत सारे लोग थे और वहां पे बिल्कुल मौका नहीं मिला आपसे बात करने का, लेकिन उस दिन भी और आज भी आपने टारगेट जो किया वो इंजीनियर रशीद को खुलेआम ही कर दिया और कहा कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल, इंजीनियर रशीद साहब बीजेपी का एजेंट है। इससे आरएसएस की डील हुई है। आप मुझे बताइए, अगर ज़ुहूर वटाली डेथ बेड पे है, अगर यही सेम चार्जेस मसरत आलम को है, आसिया इंद्राबी को है, यासीन मलिक को है, वो अगर जेल में है तो रशीद इंजीनियर बाहर क्यों है? और अगर रशीद इंजीनियर बाहर है तो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस बेल की हुई हैं वो आज तक पब्लिक क्यों नहीं करी गई? दूसरी ये बात कि ये आदमी कल तक लोगों को धोखा दे रहा था रायशुमारी के नाम पे। आज रायशुमारी कहाँ है? कल तक कह रहा था कि खानदानी राज को खत्म करना है, आज इसका भाई चुनाव लड़ रहा है। तो मुझे बताए कि जिस आदमी ने अपने दौर इक़्तिदार में अफजल गोरू को फांसी चढ़ाया, अफजल गोरू को मरवाया, ये बोटिंगो में एक लड़के को कत्ल करवाया, इसी तरीके से कश्मीरियों के वोट के साथ सौदेबाजी करी, 3 करोड़ में आजाद साहब को वोट भेजा। आज भी जब 5 लाख लोगों ने रशीद इंजीनियर को वोट दिया तो साफ साफ जाहिर है कि जो मोहब्बत यहाँ के लोगों ने दी, जो प्यार इज्जत यहाँ के लोगों ने बख्शी, रशीद इंजीनियर ने उस इज्जत उस वोट के साथ दिल्ली में बीजेपी के साथ सौदा किया और इस वोट को बेच डाला। ये आया है। नहीं, अफजल गुरु की जो आप बात कर रहे हैं कि उनको फांसी दे दी, अफजल गुरु की फांसी रोकने के लिए जो बिल आई थी उस वक्त असेंबली में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गवर्नमेंट थे, वो तो इंजीनियर रशीद थे। फिर आप क्यों ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने फांसी दिलवा दी? देखो, रशीद इंजीनियर को तब जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे सबने इसको काउंसिल किया था कि आप मोशन मत लाइए, और इसने दिल्ली से कहीं से जम्मू से ऑर्डर ले लिया कि नहीं मैं ये मोशन लाऊंगा। जब मोशन लाया इसने नज़ीर मसूदी के साथ डिबेट किया, जम्मू में गहमा गहमी बढ़ी और उसी गहमा गहमी के साथ दिल्ली में इस चीज को लेके नेशनल डिबेट हुआ। नेशनल डिबेट ऐसे हुआ कि गवर्नमेंट प्रेशर में आके अफजल गोरू को फांसी दे दी। मगर फांसी दिलाने वाला कौन? प्रोसेस इनिशिएट किसने किया? प्रोसेस का इस चीज का मोशन किसने लाया? रशीद इंजीनियर ने। और आज यही रशीद इंजीनियर उस अफजल गोरू की कब्र पे सियासत कर रहा है, उसके बेटे के उसके कब्र पे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये एक फरेबी आदमी है, ये एक धोखेबाज आदमी है जिसका कोई किरदार नहीं है, जो सिर्फ लोगों को आज तक गुमराह कर गया। अगर इसमें सच में कोई किरदार नाम की चीज बची है, ये यहाँ की आवाम को, पूरे जम्मू कश्मीर को एक चीज बताए कि मैंने आप लोगों को आज तक बेवकूफ बनाया, मैंने आज तक आपको धोखा भेजा, मैंने आपको आज तक फरेब भेजा, मुझे माफ करो, और तब मैं जानूंगा कि ठीक है इसमें कोई किरदार है। बट उल्टा अब ये क्या कर रहा है कि ये अब 370-35 की बात करने लगा है। मगर इसका नारा अगर आपको याद होगा क्या था? इसका नारा था 35A न 370, रायशुमारी सबसे बेहतर। भाई आप तो कह रहे थे खुद 335A न 370, आज आप 370-35 की क्यों बात कर रहे हैं? जबकि 370-35 से कभी वापस नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन दे दिया है। ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है अगर, और कह रहा है कि मैं जी मसले कश्मीर हल करूंगा। अरे भाई, मसले कश्मीर बाद में हल करो, पहले अपने अवाम के मामले हल करो, पहले अपना घर ठीक करो, पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ठीक करो। यहाँ के लोगों के जो पानी के मामले हैं, बिजली के मामले हैं, रोड के मामले हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज है,
यहाँ पे जो जुल्म तशद्दुद आपने करवाया है, पहले लोगों को उस चीज से बहाल करो, पहले लोगों को उस चीज का फैसला सुनाओ, फिर आप बोलो कि मैं जी मसला कश्मीर हल करूंगा। आपके जो ओपोजिशन के यहाँ पे जो सियासी हरीफ है, इंक्लूडिंग एआईपी के लोग, वो तो ये कह रहे हैं कि मीर जुनैद को तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी अभी मालूम नहीं, क्योंकि वो श्रीनगर में बैठ के सियासत करते थे। आपने देखा ये सियासी जुमले हैं, इनको ग्राउंड का कुछ मालूम नहीं। जितने भी अभी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में नॉमिनेशंस जितने भी कैंडिडेट्स ने भरे, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि सबसे ज्यादा लोग किसके साथ थे जब मैंने नॉमिनेशन भरा? 100 सुनार की 1 लोहार की। बस मैं इतना कहूंगा। अच्छा, बाकी ये जुमलेबाजी पे, इनकी कहानियों पे मैं यकीन नहीं करता हूँ। वो आपने भी देखा, वो दुनिया ने देखा कि किसके साथ कितने लोग हैं, किसके साथ यहाँ की माओ बहनों की दुआएं हैं, किसके साथ यहाँ का नौजवान है, किसके साथ यहाँ किसको दिल से यहाँ के लोग चाहते हैं, वो आपने देख लिया, आज भी देख लिया, अभी भी देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस दिन बहुत सी सियासी जमातों के लिए सरप्राइज भी था, क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था कि इतने सारे लोग होंगे। लेकिन एक दो सवाल में और ये जानना चाहूंगा कि मीर जुनैद इस वक्त की पॉलिटिक्स को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, यूटी है, फिर वो 2 जगह पे लड़े। महबूबा मुफ्ती ने बिल्कुल नहीं लड़ा। आप इस सियासत को किस तरह से देख रहे हैं? देखें, हम लोग जो जज्बाती सियासत अभी तक चल रही थी, जो लोग इमोशंस को बेच रहे थे, इट्स इमोशंस वर्सेस रैशनल। हम लोगों को हकीकत बोल रहे हैं और ये लोगों को इमोशंस बेच बेच के अपनी दाल गरमा रहे हैं। मगर आपने ये देखना है कि ये वही उमर साहब थे जो कल तक कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक ना रियासत वापस आएगी। मगर आज उमर साहब को क्या जरूरत पड़ी 2 जगहों पे चुनाव लड़ने की? कल तक फारूक साहब कह रहे थे कि 370-35 ए के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मगर आज फारूक साहब कह रहे हैं कि कम से कम 370-35 ए को 100 साल लगेगा वापस लाने में। और कहने की बात यह है कि रशीद इंजीनियर, ये जितनी भी चाहे सियासी जमातें आप देखें, 370-35 से खत्म करने में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। 90% हमारे हुक्मरानों ने 370-35 से खत्म किया, 10% जो बचा कुचा था उसका क्रेडिट बीजेपी ने ले लिया। और फिर ऐसे पूरी दुनिया में इसका प्रोपेगेंडा चलाया कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कुछ करतब किया हो। तो मगर हमारा हमेशा रहा कि जिन लोगों ने, हमारे सियासतदानों ने, जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने अगर 370-35 से 90% खोखला किया तो यहाँ की आवाम उनसे सवाल क्यों नहीं करती है? यहाँ की आवाम उनको इस चीज का जवाब क्यों नहीं मांगती है? और आज यही लोग, जिन लोगों ने खत्म किया, आज यही लोग इस चीज को मुद्दा बनाए बैठे हैं। आप देखो ना, जो लोगों को यहाँ हमेशा कत्लो गारत कराए, जो लोगों को यहाँ पे हमेशा मरवाते आए, आज वही फिर से लोगों के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें वोट दो। आज उन्हीं लोगों को लोगों के सामने जाना पड़ रहा है, इज्जत से नहीं जा पा रहे हैं, बट इनको वोट की भीख मांगनी पड़ रही है। आज आप उमर साहब पे ताना कस रहे हैं? उमर अब्दुल्ला पे नहीं, उमर साहब पे क्या ही ताना कसेंगे। उमर साहब देखो, अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, मगर कश्मीरी की इज्जत उसकी टोपी है। Jāsties kashir pēc vanā tuip. Ja mēs na topi un nāvš tagan šod vanun, सच वना टॉपी टूप क्या सज करे कशरसज नुमाइंदगी में वन हस। हम आपकी शायद नेक्स्ट जलसगा के नजदीक ही पहुंच गए हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। हमारे यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर जो है वो एक बढ़ाने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया। जुनैद मीर पर्टिकुलरली लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की जब हम बात करेंगे, जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा डिपेंड है, यहाँ पे बेरोजगारी को खत्म करने के लिए किस तरह के इकदाम उठा सकते हैं, या उनके पास कोई रोड मैप है? देखो, अगर लोगों का एतमाद मिला, अगर लोगों ने इलेक्शन जिताया,
تو انشاءاللہ آپ دیکھو جو میرا ویژن ہے اس بارے میں، کم سے کم یہاں پہ 7-8 بی پی او لانے ہیں، اور ایک بی پی او میں 2 شفٹ میں کم سے کم 3 سے 4 ہزار بچے جاب کرتے ہیں. تو آپ دیکھو اگر 6 سے 60 یہ جو 6 سے 8 بی پی او آپ کشمیر میں یہاں اس کانسٹیچوئنسی میں لاتے ہیں، تو آپ دیکھو یہاں پہ کتنے لوگ، کتنی ہماری بچیاں اس میں جاب کر کے اپنا روزگار کمائیں گی. اور ٹورزم کے حوالے سے آپ نے بات کری، ہمارا یہاں پہ لنگیٹ میں ٹورزم کا جو ایک ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، بنگس ویلی. بنگس ویلی میں جب روڈ کا کام نہیں چل رہا تھا، جب یہ لینگویشنگ پروجیکٹ میں گیا تھا، آپ لوگ بھی اپنے ذرائعوں سے پتہ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس ٹائم بھی ایل جی صاحب سے مانگ کری تھی کہ جو لینگویشنگ میں یہ بنگس کا روڈ جو جا رہا ہے، اس کو مہربانی کر کے جو آپ ہے کہ تھوڑا سا پھر سے اپروو کریں، اور ہمیں اس میں اور پیسے چاہیے. وہ کانٹریکٹرز کہہ رہے تھے کہ قریباً ہمیں 8-10 کروڑ اگر اور یہ ہمیں دے دیں تو ہم اس چیز کو بہت تیزی سے آگے بڑھائیں گے. تو پھر آج آپ دیکھو یہ بنگس کا روڈ کہاں پہنچا. میں نے اس میں بہت جدوجہد کری اور یہ روڈ اپروو کرا کے برابر ابھی بنگس تک پہنچایا. اسی طریقے سے گلورا کے لوگ کب یہ سوچتے کہ وہاں پہ ریلوے آئے گی. اگر اس ایریا میں کہیں سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن آنا ہوگا وہ گلورا میں، آپ دیکھیں کہ اس ریلوے کا اسٹیشن گلورا میں بنے گا. اب جب اس کے ڈاکومنٹ آپ دیکھیں گے، اس ڈاکومنٹ میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ کس کی چٹھی آئی تھی، کس نے اس کے لیے پہل کری، اور کس کی پہل کا جو یہ نتیجہ ہے کہ وہاں پہ گلورا میں ریلوے اسٹیشن بننے جا رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جن پہ میں نے ہمیشہ کام کیا ہے، عوام کی بہبودی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، یہاں کے نوجوان کے لیے، یہاں کی بچی کے لیے، بیٹی کے لیے، اور ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. ان کی طرح نہیں کہ الیکشن میں ہی بس اچانک نمودار ہو گئے اور